तो टीजीटी 2003 के प्रश्नों को हम देख रहे थे। आगे इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है। हम अभी तक 2002 के प्रश्न देख चुके हैं, 2002 के देख चुके हैं, 2001 के देख चुके हैं। अब आज हम 2003 के प्रश्नों को देख रहे थे, जिसमें लाइट कट जाने की वजह से केवल 31 प्रश्न ही हम आपको हल करवा पाए थे। 31 प्रश्न ही हम आपको हल करवा पाए थे। अब 31 प्रश्न के आगे हम चल रहे हैं, 31 प्रश्न के आगे हम चल रहे हैं। तो हम आगे चल रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारी रोज़ाना एक क्लास अलंकार की होती है, प्लेलिस्ट में ऐड है। तो आप एक क्लास प्रतिदिन देखिए, आराम से सीखिए, पूरा एक दिन मत पढ़िए, एक क्लास पढ़ लिया करिए। एक अलंकार उसमें बताया जाएगा और ट्रिक भी बताया जाता है। तो एक अलंकार पढ़ के आप सोचा करिए, 5 मिनट का वीडियो रहता है, आप देख लिया करिए। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सारे लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। क्लास हमारी रात्रि 8 बजे चलती है, रात्रि 9 बजे व्याकरण की क्लास चलती है। काव्यशास्त्र की 8 बजे चलती है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। क्लास से जुड़ने के लिए आप जो नए हैं, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो आप 70 68 62 0 242 पे, यह क्लास टेलीग्राम पे चलती है। और हमारी क्लास सुबह 11 बजे चलती है एक क्लास, वहाँ हम आपको जोड़ देंगे, वो क्लास लाइव होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेलिस्ट बनी है रस की, ये तो कल ही वाला है, तो आप देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्नों को हम देख चुके थे। आगे चल रहे हैं, 31 नंबर प्रश्न से हमें देखना है, 31 या 32 नंबर प्रश्न से देखिए। अभी कहाँ है? 23। हाँ, तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। बताइए, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था। तार सप्तक के प्रकाशन की बात करें तो 1943 में अज्ञेय द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, 1943 में हुआ था। प्रकाशक संस्था की बात करें तो भारतीय तार सप्तक प्रकाशक संस्था की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान दिल्ली लिख लीजिएगा, दिल्ली है, ठीक है। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों की अन्वेषी कहा था, तो अज्ञेय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अज्ञेय के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना ज़रूरी है, तो अज्ञेय के बारे में आप लोग कमेंट करके हमें थोड़ा बहुत कुछ बताइए कमेंट करके। चलिए बताइए, आगे चलें। चलिए, अच्छा, अज्ञेय के बारे में बता ही दे रहे हैं, चलिए थोड़ा सा ले लीजिए। तो अज्ञेय के बारे में अगर हम देखें, अज्ञेय का समय देखें तो 1911 से 1987 तक एक कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अज्ञेय नाम इनको मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया था, मुंशी प्रेमचंद ने दिया था। अज्ञेय नाम इनको मुंशी प्रेमचंद ने दिया था। इनकी प्रथम कविता की बात करें तो जय है। अज्ञेय की प्रथम कविता जय है, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी। अज्ञेय के उपनामों की बात करें तो इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कुट्टी चातन के नाम से रचना करते थे। कुट्टी चातन भी इनको कहा जाता है। कुट्टी चातन कहा जाता है। फिर आगे अगर इनके और उपनामों की बात करें तो अहम का कवि कहा जाता था। आधुनिक कविता का भारतेंदु इनका एक और उपनाम। आधुनिक कविता का भारतेंदु, आधुनिक
आधुनिक कविता का भारतेंदु इनको कहा जाता था। भारतेंदु कहा जाता था। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो चलिए आगे दो चार रचनाओं को भी देख ले रहे हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो भग्नदूत हो गया, भग्नदूत। फिर उसके बाद चिंता है, इत्यलम है। उसके बाद देखेंगे हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। अरि ओ करुणा प्रभा में आंगन के पार द्वार है। पूर्वा है, इनकी एक रचना पूर्वा है। पूर्वा कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी नावों में कितनी बार। ये इनकी काव्य रचनाएं और इनकी हैं। सागर मुद्रा भी है, सागर मुद्रा लिखा है। तो ये सारी जानकारी अज्ञेय के बारे में थी। अगर अज्ञेय की चर्चित कविताओं की बात करें तो जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं सांप है, फिर सांप है, नदी के द्वीप है। असाध्य वीणा जो पूछी जाती है, असाध्य इससा है बीच में, असाध्य वीणा। कलगी बाजरे इनकी कविता है, प्रसिद्ध कविता। और इनकी एक कविता जो बार बार पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हीरोसीमा एक कविता अज्ञेय की बार बार पूछी जाती है। एक कविता इनकी और है जो DSSB PGT 2021 में पूछी गई थी। सर्जना के क्षण, सर्जना के क्षण। तो यहाँ तक हम इनको देख लिए थे। इनका नाटक हमने बता ही दिया था। अज्ञेय का एक नाटक है, काव्य नाटक जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रियदर्शी। ये प्रश्न पिछले वाले वीडियो में आया था, प्रियदर्शी। तो आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा उत्तर प्रियदर्शी। आगे चल रहे हैं, चलिए प्रश्न कहाँ था। तो तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, तो अज्ञेय ने कहा था। अब मुक्तिबोध के बारे में नहीं बताएंगे, ज़्यादा समय हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दामुल का कैदी किसकी कृति है, बताइए। दामुल की कैदी किसकी कृति, इसके लेखक कौन है। दामुल का कैदी बताइए, इसके लेखक कौन है। दामुल का कैदी बताइए, दामुल का कैदी। तो यह किसकी रचना है, दामुल की कैदी, बताइए भाई। अरे बड़े घर की बेटी, इनकी रचनाओं को बता दे रहे हैं। बड़े घर की बेटी कहानी है, बड़े घर की बेटी। उसके बाद और बड़े घर की बेटी, फिर सौत भी है। सज्जनता का दंड, सज्जनता का दंड। पंच परमेश्वर। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ईदगाह भी है, ईदगाह। ये सारी कहानियां हैं। ईदगाह हो गया। फिर कफन
अब तो बता ही देंगे किसकी है। पूस की रात, पूस की रात, पूस, पूस, पूस लिखा है, पूस की रात, पूस की रात। उसके बाद दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी ये हुई क्या। तो ये किसकी कहानी है, किसकी कहानी है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है। दामुल का कैदी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। बताइए, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। बताइए, 1934 में हुआ था कि 1929 में हुआ था, कब हुआ था बताइए। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो बताइए, बताइए जल्दी करिए। अगर जैनेन्द्र की कहानियों की बात करें, अगर कहानी संग्रह देखिए, तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह फांसी है। फांसी, यह 1929 में प्रकाशित हुआ था, 1929 में। उसके बाद वातायन है, वातायन, वातायन है। दूसरा कहानी संग्रह वातायन है जो 1931 में हुआ था। दूसरा कहानी संग्रह जैनेन्द्र का वातायन है। फिर उसके बाद दो चिड़िया, दो चिड़िया, दो चिड़िया है, दो चिड़िया, एक पेज ले ले रहे हैं, एक मिनट। फिर उसके बाद दो चिड़िया, दो चिड़िया, चिड़िया, दो चिड़िया हैं। फिर उसके बाद एक रात है, एक रात, एक कहानी संग्रह है जैनेन्द्र के। दो चिड़िया का समय है 1934, एक रात का समय है 1935, एक क्रम से है। नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, यह प्रश्न पूछा जाता है किसका कहानी संग्रह है। नीलम, नीलम देश की, देश की राजकन्या, राजकन्या। अगर इसके समय की बात करें, नीलम देश की राजकन्या, यह 1938 में प्रकाशित हुई थी। इसकी विधा पूछी जाती है, नीलम देश की राजकन्या की विधा है, तो यह कहानी है, कहानी संग्रह है। इनकी और कहानी संग्रह देखें तो, इनके और कहानी संग्रह देखें तो ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा, ध्रुव यात्रा, यह 1944 में है, 1944 में है। पाजेब, पाजेब भी है, पाजेब भी है, तो पाजेब है। जय संधि है, पाजेब की बात करें तो 1948 में है, 1948 में है। जय संधि, जय संधि, जय संधि की बात करें तो इसका सन 1948 इसका भी हो जाता है। तो हम क्या क्या देखें। दामुल का कैदी के लेखक कौन है, ये प्रश्न तो हो चुका था, ये प्रश्न हो चुका था। कहाँ पहुँचे थे। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। फांसी नाम था, फांसी। उसके बाद वातायन प्रकाशित हुआ, वातायन के बाद दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1934 में ही प्रकाशित हुआ। नीलम देश की राजकन्या इनका कहानी संग्रह है जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। फिर आगे हमने देखा कि ध्रुव यात्रा भी है जो 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो पाजेब भी है 1948 में। जय संधि, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ए। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया याद कर लेना। फिर उसके बाद फांसी हो गया, वातायन हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब लाइट नहीं कटेगी, चिंता मत करिए। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। चलिए अब विद्यापति के बारे में जानते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में दरभंगा, एक मिनट, विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में
दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा जो ज़िला है उसमें एक बिस्पी नामक गांव है, बिस्पी नामक गांव, बिस्पी नामक गांव है, गांव है, एक गांव है, गांव लिखना तो आप जानते हैं, उसी में हुआ था, वहीं हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम बीपीएससी टीजीटी 2023 में पूछा गया था, तो देख ही ले रहे हैं, 1 मिनट देख ले रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही, देखिए विद्यापति की बात कर रहे हैं, विद्यापति की हम बात कर रहे हैं, विद्यापति की बात कर रहे हैं। विद्यापति के पिता का नाम देखें तो पिता का नाम गणपति ठाकुर था, गणपति ठाकुर। यह बीपीएससी टीजीटी 2023 में पूछा गया था, बीपीएससी टीजीटी 2023 का प्रश्न है, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। गुरु की बात करें तो विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्रा था, पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति आश्रयदाता राजा की बात करें तो विद्यापति किसके आश्रय में रहते थे, आश्रय दाता राजा की बात करें तो विद्यापति 2 लोगों के आश्रय में रहते थे, एक शिव सिंह हो गए, दूसरा कीर्ति सिंह, तो विद्यापति कीर्ति सिंह। तो विद्यापति की बात कर रहे थे, तो विद्यापति के पिता का नाम गणपत ठाकुर था, यह बीपीएससी टीजीटी 2023 में पूछा गया था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। आश्रयदाता राजाओं की बात करें तो यह शिव सिंह और उसके बाद कीर्ति सिंह के आश्रय में रहते थे। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता था, मिथिला के विद्वान इनको मैथिल कोकिल कहते थे। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय आपरूप कवि कहा है। हरप्रसाद शास्त्री इनको पंचदेव उपासक कहते हैं। शिव सिंह इन्हें अभिनव जयदेव के नाम से पुकारते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आगे हम चल रहे हैं, विद्यापति के बारे में क्या प्रश्न पूछा गया था। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? बताइए कौन सी रचना है, बताइए भाई, देर मत करिए, बताइए। तो विद्यापति की कीर्ति पताका रचना है, कीर्ति पताका। तो ऑप्शन नंबर बी, यह संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति लता की बात करें तो कीर्ति लता में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। इसमें शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है, और उदारता का चित्रण है। शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। कीर्ति पताका की बात करें तो कीर्ति पताका की बात कर रहे हैं। कीर्ति लता की ओर एरो लग गया है। तो कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। कीर्ति लता की बात करें, देखिए कीर्ति लता को भी देख ले रहे हैं। कीर्ति लता में 4 अध्याय हैं। कीर्ति लता की अब बात कर रहे हैं। कीर्ति लता में 4 अध्याय हैं, जिन्हें पल्लव कहा गया है,
इसमें इस रचना में जौनपुर का वर्णन आपको मिलेगा, जौनपुर का वर्णन मिलेगा। इसमें कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है, जबकि कीर्ति पताका में हमने बताया कि इसमें शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। इसमें शिव सिंह मिलेंगे, आपको शिव सिंह मिलेंगे, शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, जबकि कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है, कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। इस कीर्ति लता की बात कर ही ले रहे हैं, एक पेज और ले रहे हैं। देखिए कीर्ति लता को जब हम पहुंच गए हैं तो अच्छे से देख ले रहे हैं, समय लग रहा है, आप चिंता मत करिए, अब क्या ही करेंगे, अच्छे से देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। कीर्ति लता की बात करें तो इस रचना में विद्यापति ने देसी बोली और अवहट की प्रशंसा की है। देसी बोली और अवहट की प्रशंसा की है। प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है कि देसिल बैना सब जन मिट्टा, ताते मैं जपऊँ अवहट्टा। देसिल बैना सब जन मिट्टा, ताते मैं जपऊँ अवहट्टा। तो ये बार बार पूछा जाता है कि किस रचना में विद्यापति ने देसी बोली और अवहट्ठ की प्रशंसा की है, तो कीर्तिलता में। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे हटाते हैं, आइए हटाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम यहीं परिचय ले रहे हैं, थोड़ा सा हम परिचय, जब कुल रचनाओं को विद्यापति की सारी रचनाएं हम देख लिए हैं तो थोड़ा सा और हम इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो विद्यापति की एक रचना और है विद्यापति पदावली के बारे में देखें। विद्यापति की एक रचना और है पदावली की बात करें तो पदावली में राधा कृष्ण की संगारिक लीलाओं का चित्रण है। राधा कृष्ण के श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। श्रृंगारिक लीलाओं का चित्रण है। फिर यह रचना जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण के आधार पर हुई है। इसमें शिव जी के स्तुति से संबंधित पद हैं जिसे नचारी कहा जाता है, जिन्हें नचारी शिव जी की स्तुति से संबंधित पद हैं जिसे नचारी कहा जाता है। इस रचना को निराला ने नागिन की लहर कहा है। इसकी मादकता के कारण निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है। यह हिंदी की पहली रचना है जिसमें राधा और कृष्ण का वर्णन मिलता है, यहीं से शुरू होता है। तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बस यहीं तक हम देखते हैं, फिर देख रहे हैं कहाँ पहुँचे थे। तो विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो यह कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। आगे चल रहे हैं। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह बताइए। अभी हमने आपको बताया कि पहला कहानी संग्रह 1929 में फांसी नाम से हुआ था। 1929 में फांसी नाम से, यहाँ तक हम देख चुके थे। आगे चल रहे हैं, यही प्रश्न रिपीट कर गया। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रांग एवं सुशिक्षित सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? निर्गुण संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था, बताइए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका। अभी उस दिन ने हमने बताया था कि यह प्रश्न 2002 में भी पूछा गया था, फिर 2016 में पूछा गया था, शायद यह 2021 का भी प्रश्न है, हमें कंफर्म नहीं है, शायद। तो आप बताइए सर्वाधिक पढ़ा लिखा, तो बताइए सर्वाधिक पढ़ा लिखा कौन था? दादू दयाल की बात करें तो इनके गुरु का नाम बुद्धन या बुद्ध भगवान था। ये अहमदाबाद गुजरात के थे। दादू दयाल की रचना अनभय वाणी और दूसरी रचना इनकी है काया वेली
काया बेली। तो ये हो गया दादू दयाल के बारे में। दादू दयाल की दो रचनाएं हैं, अनभयवाणी और काया बेली। अनभयवाणी, काया बेली। दादू दयाल, रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधू नाम से किया है। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधू नाम से किया है। अंगबधू नाम से किया है। जबकि संत दास एवं जगन्नाथ दास, संत दास, देखिए संत दास और जगन्नाथ दास, तो जगन्नाथ दास, ये दो लोग दादू दयाल के पदों का संकलन हरडेवाड़ी के नाम से किया है। हरडेवाड़ी के नाम से किया है। हरडेवाड़ी, ड है, ठ वाला, हरडेवाड़ी के नाम से किया है। रज्जब ने दादू दयाल के पदों का संकलन अंगबधू के नाम से किया है। जबकि संत दास एवं जगन्नाथ दास ने दादू दयाल के पदों का संकलन हरडेवाड़ी से हृदय की वाणी के नाम से किया है। हमने बताया कि इनकी दो रचनाएं हैं, अनभयवाणी और काया बेली। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? बताइए तब तक साफ कर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन था? तो सुंदरदास सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था तो वह सुंदरदास थे। सुंदरदास की रचनाओं की बात करें तो ज्ञान समुद्र हो गया। समुद्र, जो रचनाएं हम लिख रहे हैं, जो बार बार पूछी जाती है, वही हमको याद भी रहती है, वही हम लिखते हैं। ज्ञान समुद्र हो गया। सुंदर विलास, ये दो रचनाएं इनकी बार बार पूछी जाती हैं। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास किसकी रचना है? तो यह सुंदरदास की रचना है। सुंदरदास के गुरु कौन थे? गुरु दादू दयाल थे। यही इनके गुरु थे। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास थे। तो ये दौसा राजस्थान के, दौसा एक जयपुर ज़िले में एक दौसा है, वहीं राजस्थान के रहने वाले थे। दौसा जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे। आगे चलिए। ये वणिक, जाति के वणिक थे। सुंदरदास जाति के वणिक थे। जी प्रवेश भैया, वणिक थे, ये जाति के वणिक थे। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चित्रावली किसकी रचना है? बताइए, चित्रावली किसकी रचना है? बहुत सरल है। चित्रावली किसकी रचना है? बताइए भाई, चित्रावली किसकी रचना है? बताइए। चित्रावली। अरे अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की हो गई। उसके बाद शेख नबी की रचना बताइए। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप। नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी हो गई। बहुत सही, अनुराग बांसुरी। उसके बाद कासिम शाह का बता दीजिए। कासिम शाह का, जी ठीक है। हंस जवाहिर, बहुत सही। हंस जवाहिर, एक मिनट। हंस जवाहिर, जवाहिर है। जवाहिर
चलिए सही कर लीजिए। हंस जवाहिर कासिम साकिब। तो उस्मान की कौन सी रचना हो जाती है? उस्मान की कौन सी रचना है? तो ये चित्रावली हो गई। उस्मान ने चित्रावली की रचना की थी, चित्रावली। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता था? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता था? तो बताइए। वात्सल्य रस सम्राट तो इनको कहा जाता था, वात्सल्य रस सम्राट। आगे बताइए। जातीय कवि किसे कहा जाता था? तो तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता था। आगे चल रहे हैं। गीतावली की विधा बता। गीतावली कैसी रचना है बतानी है। मुक्तक है, अतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य है? गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास, TLSD, हम इनको 60 में बोलते हैं। तुलसीदास की रचना है गीतावली, तुलसीदास की रचना है। इनकी और रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली ना, विनय पत्रिका, तो कई रचनाएं हैं इनकी। बताइए बताइए। तो यह मुक्तक काव्य है। गीतावली मुक्तक काव्य है। गीतावली मुक्तक काव्य है। जुगलमान चरित, जुगलमान चरित गलत लिखा है, जुगमान लिखा है। जुगलमान चरित किसकी रचना है? जुगलमान चरित किसकी रचना है? बताइए। एक कृष्णदास वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान हो गए थे। ये कृष्णदास जो है मंदिर के प्रधान थे, मैनेजमेंट का काम यही देखते थे। इनका रचा हुआ जुगलमान चरित नामक ग्रंथ है एक। अब तो ये किसकी रचना है? कृष्णदास की रचना है, कृष्णदास की रचना है। यही एक रचना बार बार पूछी जाती है। एक रचना जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो यह कृष्णदास की रचना है, कृष्णदास की रचना है। आगे चल रहे हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक, रास पंचाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। रास पंचाध्यायी के लेखक का नाम बताइए। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? बताइए। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? आगे बताइए। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? रहीम दास की बात करें, रहीम दास की रचनाओं की बात करें तो मदनाष्टक, मदनाष्टक, नाष्टक, मदनाष्टक हो गया। रहीम दास की रचनाओं की बात करें तो मदनाष्टक हो गया। रहीम दोहावली, इसमें तो नाम आ जा रहा है उनका, ये तो जान ही जाएंगे आप। तो खेट कौतुकम करके है, खेट कौतुकम, खेट कौतुकम इनकी एक रचना है रहीमदास। चलिए। तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है। यह रोला छंद में रचित है, रोला छंद में रचित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रास पंचाध्यायी दो लोगों की है, एक रहीमदास की भी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नंददास वाली है, तो इसलिए नंददास हम लगाएंगे। आयोग ने शायद इस प्रश्न को F माना था। चलिए आगे चल रहे हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? बताइए। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम देव की रचना है। आगे चल रहे हैं। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? बताइए। मोर का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। मोर का पर्यायवाची बताइए। मोर का पर्यायवाची सीधा सीधा तड़ित, चंचला, चपला, सौदामिनी, कौध बिजली का हो जाएगा। घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, ये तो घोड़े का हो जाएगा। बताइए। तो मोर का पर्यायवाची कलापी हो जाता है, कलापी हो जाता है। अब बताइए। उपत्यका का विलोम, उपत्यका का विलोम, उपत्यका का विलोम पूछा जा रहा है। तो उपत्यका का विलोम बताइए। उपत्यका का विलोम, पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि को, नीचे की भूमि को आराम से समझ लेंगे। नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, जबकि पर्वत के ऊपर की भूमि को अधिपत्यका कहते हैं। पर्वत के नीचे की भूमि को, पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, जबकि पर्वत के ऊपर की भूमि को अधित्यका गलत लिखा है, अधिपत्यका कहते हैं।
बताइए। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है इसमें, तो आप देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर उपत्यका का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित बात में कौन सा अलंकार होता है? बताइए। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? बताइए। आपके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, बताइए। बताइए, बताइए, जल्दी करिए। तो इसमें काव्यलिंग अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काव्यलिंग अलंकार। चल रहे हैं। कला परिच्छेद के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो कला परिच्छेद किसकी रचना है? कला परिच्छेद किसकी रचना है? बताइए। इनकी रचना है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित। बताइए, आप पकड़ लिए होंगे। 10 कुमार चरित। बताइए। काव्यादर्श। काव्यादर्श भी इनकी रचना है। काव्यादर्श है। अवंती सुंदरी कथा भी है। अवंती सुंदरी कथा। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? बताइए। बताइए। अवंती सुंदरी है, र है, अवंती सुंदरी कथा। बताइए। तो ये किसकी रचना है? बताइए। कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। आगे चल रहे हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस। उत्तर रामचरितम मालती माधवम, महावीर चरितम, महावीर चरित या चरितम, फिर उत्तर रामचरितम। अगर इसमें अंकों की बात करें तो ऊपर 10, नीचे वाले में 7-7 अंक हैं। तो यह उत्तर रामचरितम का प्रधान रस पूछा जा रहा है, तो यह करुण रस प्रधान रचना है। उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। हमने इसमें ट्रिक भी बताया था कि मामा उत्तर 1077। देखिए, मामा म दोनों में है ना, मालती माधव। महावीर चरितम उत्तर से उत्तर रामचरितम, मामा उत्तर 1077। देखिए, 10 ऊपर लिखा है, 7-7 नीचे लिखा है, तो 1077। तो इसके कोड हो गए। मामा उत्तर 1077 भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, अड़ा रहेगा, ज्ञ रहेगा लास्ट में। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ इनकी उपाधि हो गई। मामा उत्तर 1077 भवभूति पद वाक्य प्रमाणज्ञ। तो इनके उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या होगा? तो करुण रस प्रधान रचना है। बाकी ट्रिक हो गई, आप लिख सकते हैं ट्रिक को। आगे चल रहे हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? बताइए। तो ये उपाधि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दी थी। आगे चल रहे हैं। गंगा लहरी किसकी कृति है? गंगा लहरी किसकी रचना है? बताइए। गंगा लहरी किसकी रचना है? बताइए। गंगा लहरी किसकी रचना है? बताइए भाई, जल्दी करिए। गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर बिरदावली, बहादुर बिरदावली, बिरुदावली, ये भी इन्हीं की रचना है। जगत विनोद, जगत विनोद, जगत विनोद, पद्माभरण,
पद्माभरण, भरण, पद्माभरण, पद्माभरण। फिर प्रबोध पचासा, प्रबोध, प्रबोध पचासा, पचासा। ये सारी रचनाएं पद्माकर की हैं, जो स्क्रीन पे लिखी हुई हैं तो सारी रचनाएं गंगा लहरी पद्माकर की है, सारी रचनाएं पद्माकर की हैं। आगे चल रहे हैं। बिरह वारिस किसकी रचना है? बिरह वारिस किसकी रचना है बताइए? बिरह वारिस किसकी रचना है? इनकी एक और रचना है इश्कनामा, इश्कनामा, इश्कनामा। बिरह वारिस किसकी रचना है? तो यह बोधा की रचना है, बोधा की रचना है, बोधा की रचना है। आगे चल रहे हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना पत्रिका किसकी थी पूछी जा रही। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे बताइए? देखिए, आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका जो समीक्षा पत्रिका है, इसका प्रकाशन डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में हुआ था। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान थे। प्रथम संपादक की बात करें तो शिवदान सिंह चौहान थे। शिवदान सिंह, शिवदान सिंह, शिवदान सिंह चौहान थे, चौहान थे। तो शिवदान सिंह चौहान थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे पूछा जा रहा है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसके प्रथम संपादक श्री शिवदान सिंह चौहान थे, श्री शिवदान सिंह चौहान थे। लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नामवर सिंह सही हो जाएगा। मगध पुस्तक के लेखक, मगध पुस्तक के लेखक, इनकी रचनाओं की बात करें जिन्होंने मगध लिखा है। गरुड़ किसने देखा? गरुड़, गरुड़ किसने देखा? किसने देखा? गरुड़ किसने देखा? गरुड़ किसने देखा? भटका मेघ, भटका, भटका मेघ, भटका मेघ। दिनरंभ, 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 इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दिनरंभ। माया दर्पण, माया दर्पण, माया दर्पण। जलसा घर, जलसा, जलसा घर। आप कॉपी बनाइए, उसको लिखिए जलसा घर, जलसा घर। तो मगध पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। मगध पुस्तक के लेखक का नाम है श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, बताइए। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत के, स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? बताइए किसकी कविताएं हैं जो स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं? बताइए, बताइए भाई, आपके हम कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करिए, बताइए, बताइए, बताइए। तो मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, मुक्तिबोध के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। अगर मुक्तिबोध की बात करें, मुक्तिबोध की बात करें, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की बात करें तो इनका जन्म 1917 में, इनका समय देखें तो 1917 से 64 तक था। श्योपुर ग्वालियर, श्योपुर ग्वालियर। एक मिनट, यह रहेगा श्योपुर ग्वालियर,
मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। भयानक, भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। खबरों का कवि कहा जाता था। मुक्तिबोध भयानक खबरों के कवि थे। इन्हें ही फैंटेसी का कवि कहा जाता था। मुक्तिबोध को फैंटेसी का कवि कहा जाता था। अगले पेज पे चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं मुक्तिबोध के बारे में। अगर इनकी काव्य रचनाओं की बात करें, मुक्तिबोध के काव्य रचनाएं देखिए, मुक्तिबोध की काव्य रचनाएं देख लीजिए। मुक्तिबोध की काव्य रचनाएं चाँद का मुँह टेढ़ा है, चाँद का मुँह टेढ़ा है। अगर इसके रचना काल की बात करें तो 1964 ईस्वी में था, 1964 ईस्वी में। दूसरा काव्य इनका देखें, दूसरी काव्य रचना देखें तो भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, धूल। इसका रचना काल देखें, इसका रचना काल 1980 था, 1980 था। अब देखिए इन दोनों रचनाओं के बारे में देखिए। चाँद का मुँह टेढ़ा, अगर काव्य रचना की बात करें तो इसमें कुछ कविताएं संकलित हैं जिन्हें बार बार पूछा जाता है। इसमें कुल 28 कविताएं संकलित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा में कुल 28 कविताएं संकलित हैं। 28 में से कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे अंधेरे में, अंधेरे में, अंधेरे में जो बता रहे हैं उसे लिख लीजिएगा। अंधेरे में इसके 8 खंड हैं, अंधेरे में इसके 8 खंड हैं। अंधेरे में जोड़ लीजिएगा। अंधेरे में इसके 8 खंड है, जगह नहीं है बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए अंधेरे में। दूसरी कविता है भूल गलती, भूल गलती, भूल गलती, भूल भ वाला, भूल गलती, गलती, भूल गलती। अगली कविता लिखिए ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। एक इसी में और संकलित है जो DSSB TGT 2021 में पूछा गया था। कौन सी है तो बता रहे हैं, चकमक की चिंगारियाँ, चकमक की चिंगारियाँ, चकमक की चिंगारियाँ। तो चाँद का मुँह टेढ़ा में कुल टोटल 28 कविताएँ संकलित हैं। चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह को रामस्वरूप चतुर्वेदी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। इसे चाँद का मुँह टेढ़ा को रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। तो ये हो गए चाँद का मुँह टेढ़ा काव्य संकलन के बारे में। फिर वहीं भूरी भूरी खाक धूल में केवल एक ही रचना पूछी जाती है, आप परेशान नहीं होंगे। एक रचना पूछी जाती है, मुक्ति मस्तूल किसमें संकलित है? मुक्ति मस्तूल, मुक्ति मस्तूल, मस्तूल किसमें संकलित है? तो यह चाँद का मुँह टेढ़ा में संकलित है। तो क्या पूछा गया था इनके बारे में? किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? तो मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज हैं, स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज हैं। अज्ञेय के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अज्ञेय नाम प्रेमचंद ने दिया है। इनकी प्रथम कविता जय है। इन्हें आधुनिक कविता का भारतेंदु कहा जाता था अज्ञेय को। यही सारी चीज़ें अज्ञेय के बारे में थी। आगे चल रहे हैं। अज्ञेय की रचना जो थी कितनी नावों में कितनी बार, इस काव्य संग्रह के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार, इस कितनी बार, इसके लिए इनको 1978 में ज्ञानपीठ, 1978 में ज्ञानपीठ मिला था। जबकि आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी 1964 में मिला था। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन आप परीक्षा में गलत कर देते हैं। आंगन के
के है, पार द्वार, पार द्वार, द्वार ये पार रहेगा, पार द्वार। इसके लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस चीज़ को आप पहले ही देख लेंगे, नहीं तो कितनी नावों में कितनी बार पे लगा देते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आंगन के पार द्वार के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जबकि कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1978 देखिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, यहाँ तक हम देख चुके हैं। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है बताइए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है बताइए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है बताइए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है बताइए। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? बताइए। तो पृथ्वी कल्प भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, न तो मुक्तिबोध की रचना है। तो किसकी रचना है? न तो धर्मवीर भारती की रचना है। तो किसकी रचना हुई? पृथ्वी कल्प किसकी रचना हुई बताइए। कौन बचा? तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है। गिरजा कुमार माथुर की रचना है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। आगे देख लेते हैं इनकी और रचनाओं को। तो गिरजा कुमार माथुर की और रचना अगर देखें तो मंजीर हो गया, मंजीर, मंजीर, मंजीर हो गया। नाश और निर्माण, नाश, नाश और निर्माण, 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 नाश और निर्माण। और इनकी रचना देखें तो धूप के धान, धूप के धान, के धान, धान, ये सब रचनाएं गिरजा कुमार माथुर की। शिला पंख चमकीले, शिला, शिला पंख चमकीले। तो शिला पंख चमकीले ये रचना इनकी हो गई। साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। साक्षी रहे वर्तमान एक रचना हो, लिख लेना, जगह नहीं है। साक्षी रहे, साक्षी रहे वर्तमान, वर्तमान। फिर एक रचना और लिख लेना जो बार बार पूछी जाती है, मैं वक्त के हूँ सामने। इसे याद रखना, 3-4 रचनाएं इनकी याद रखनी है आपको। मैं वक्त के हूँ सामने सबसे पहले ये रचना याद करना, फिर मंजीर और नाश निर्माण, धूप के धान, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, शिला पंख चमकीले, ये तनी रचना इनकी याद करना। पृथ्वी कल्प 1952 में है, 1952 में है, इसका रचना काल 1952 में है। पृथ्वी कल्प यह खंड काव्य है, खंड काव्य है, खंड काव्य है पृथ्वी कल्प। तो ये गिरजा कुमार माथुर के बारे में हमने देख लिया, गिरजा कुमार माथुर के बारे में हम देख लिए। तो ये रहे गिरजा कुमार माथुर। तो गिरजा कुमार माथुर के बारे में हम देख लिए। अगर भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में भी जान लीजिए। भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जान लीजिए। भवानी प्रसाद की प्रसिद्ध कुछ कविताएं हैं, प्रसिद्ध कविताएं हैं, वही पूछी जाती हैं। भवानी प्रसाद की प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, के जंगल, सतपुड़ा के जंगल हो गया कामा। उसके बाद गीत फरोश, गीत फरोश DSSB में पूछा गया था, गीत फरोश, फरोश, गीत फरोश, फरोश हो गया। फिर ये दो रचनाएं, दो कविताएं प्रसिद्ध हैं। एक हरियाणा TGT में पूछा गया था, कठपुतली, कठपुतली, पुतली, तो इनकी ही प्रसिद्ध कविता है कठपुतली, कठपुतली। तो दो आप याद करेंगे, दो प्रमुख कविताएं इनकी आप हमेशा याद रखेंगे, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोख, गीत फरोख, गीत फरोख। अच्छा, ये जीवनी भी है इनकी, चरैवेती, चरैवेती, यह मन नारायण अग्रवाल की जीवनी है, इन्होंने लिखा था। तो चलिए इनकी रचनाएं, इनकी प्रसिद्ध कविताएं हम देख रही हैं। अगर ज़्यादा देखेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा,
पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत प्रश्न है, हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे कहिए तो बोल दें, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पश्चंती, बुनी हुई रस्सी, इनकी बार बार पूछी जाती है। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी, हुई रस्सी, रस्सी, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी है। उसके बाद आप देखेंगे बुनी हुई रस्सी बहुत इंपॉर्टेंट है रचना। खुशबू के शिलालेख, ये DSSB में TGT में पूछा गया था। खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, इनकी एक काव्य संग्रह का नाम है व्यक्तिगत, DSSB PGT 2021 में पूछा गया था। तुकों के खेल है, तुकों के खेल है, तो तूस की आग भी इनकी रचना है। तो एक इनकी और रचना है कालजयी, कालजयी खंड काव्य है, 1980 में है, DSSB TGT 2021 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में इनको 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बस यही सारी चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें थी। सतपुड़ा के जंगल में प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं हैं। बस ज़्यादा देर इस पे रुकेंगे तो दिक्कत होगी, प्रश्नों की संख्या अधिक है। तो कहाँ हम थे? पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। चलिए आगे चल रहे हैं। मन माना में समास है, बताइए। मन माना में समास है, बताइए भाई। बड़ा कठिन प्रश्न है, देखिए क्या होता है। कहीं कहीं तो आपको अव्ययी भाव भी मिलता है, लेकिन इसमें अगर सही सही देखा जाए तो करण तत्पुरुष है। मन माना में करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, लेकिन ये शिल्पी में अव्ययी भाव माना है। तो बताइए मन माना में कौन सा समास है? तो मन माना में करण तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, तत्पुरुष का एक भेदी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। कतर ब्योंत में कौन सा समास है? कतर, कतर ब्योंत में, कतर ब्योंत में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा, घोटक है, बाज, तुरंग, बताइए कौन सा नहीं है? अश्व है, घोटक है, घ लिखा है, घोटक, घोटक, एक घोटक है। सैंधव है, तो यातुधान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी यही नहीं होगा। चलिए चलिए आगे आगे चल रहे हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, पाश्चात्य का विलोमार्थक बताइए, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौर, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम ऑप्शन नंबर ए पौर्वात्य हो जाएगा। बताइए पौर्वात्य हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। नहीं भाई, पूर्वी कहाँ से होगा, कहाँ भटक रहे हैं। आगे चल रहे हैं। देवताओं का उपवन कहलाता है, बताइए देवताओं का उपवन कहलाता है। रावण का उपवन अशोक वाटिका है, ये रावण का हो जाता है। रावण के पास अशोक वाटिका थी ना, तो ये रावण का हो जाता है। देवताओं का वृक्ष, उनके देवताओं की वृक्ष की बात करें, देवताओं का वृक्ष क्या था? देवताओं का वृक्ष कल्प वृक्ष या मंदार था। कल्प वृक्ष जिसे बोलते हैं, या मंदार, मंदार, मंदार इदा है, बना लीजिएगा। देवताओं का वृक्ष मंदार है। देवताओं की नदी की बात करें तो देव नदी थी। अगर इनके नदी की बात करें तो देव नदी, देव नदी थी। देव नदी या ब्रैकेट में गंगा लिख लेंगे, गंगा, देवताओं की नदी गंगा थी। अब बताइए देवताओं का उपवन कहलाता था, बताइए। तो नंदन कानन, नंदन कानन कहलाता था। आगे चल रहे हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बताइए जब तक हम नहीं मरेंगे तो तब तक कहाँ से स्वर्ग दिखेगा? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो बताइए स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, यही सही है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। अरे विपत्ति में पड़े हो तो अच्छा फल कहाँ से? प्रयत्न किए बिना वास्तविकता, प्रयत्न किए बिना
प्रयत्न किए बिना, क्या लिखा है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये भी नहीं होगा। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है, बताइए बताइए। तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा, धारा 343(1) के तहत हो जाएगा। तो चलिए आगे चल रहे हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द का आप अच्छा विशेषण शब्द लगा के जोड़ लेंगे, चेक कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए, बुढ़ापा अच्छा है कि अच्छी है? तो बुढ़ापा अच्छा होता है। तो आप जब विशेषण अच्छा अच्छी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। आप प्रयोग करके देखा करिए। बुढ़ापा अच्छा है, या तो क्रिया लगाया करिए, क्रिया से भी पता कर सकते हैं। तो बुढ़ापा अच्छा होता है। जब व्याकरण की क्लास हम ले रहे हैं रात्रि 8 बजे, तो वहाँ आइएगा, तो हम हर एक ट्रिक बता देंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। लिंग पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पे आपको दिक्कत नहीं होगी, हमारी गारंटी है, आप कहीं से भी पढ़ के आए हों। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो बुढ़ापा के सामने लगा लीजिए कि बुढ़ापा अच्छा है कि अच्छी है? बुढ़ापा अच्छा होता है, तो बुढ़ापा पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, बताइए बताइए। मेरे प्राण निकल गए, तो देखिए प्राण निकल गए, प्राण बहुवचन है, तो शुद्ध तो यही हो गया। मेरा प्राण निकल गया, ये कहाँ से होगा? मेरा प्राण निकल गया, ये भी नहीं होगा। देखिए क्रिया, तो प्राण बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताएंगे वाक्य शुद्धि इस तरह से बता देंगे कि पूरी लाइफ में अगर आपका गलत हो जाए तो आप बताना, इसी इनबॉक्स में आकर आप कमेंट करना, मैं आपको छूट देता हूँ। कमेंट हमेशा खुला रहता है, जो भी समझ में आए करना। कभी भी अगर आपको दिक्कत हो जो वाक्य शुद्धि में, व्याकरण लेकिन आप हमसे पढ़ेंगे तब, व्याकरण आप हमसे पढ़िए, एक गारंटी है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हमारी क्लास चलती है, 8 बजे, 8 बजे से चलती है। आप किसी भी अलंकार, कहीं रस वगैरह कहीं भी नहीं दिक्कत होगी, ये समझ लीजिए। वाक्य शुद्धि तो हम आपको इस तरह बता देंगे, अगर आपको पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। व्याकरण पढ़ के देखिए, हमारी क्लासेस सारी निःशुल्क रहती हैं, ये नहीं कि उसमें शुल्क लगा है तो हम आपको कह रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ व्याकरण पढ़िए, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा जो भी कुछ है हम निःशुल्क देते हैं। तो 8 बजे रात्रि को व्याकरण की क्लास चल रही है, जिसमें हम काव्य शास्त्र को भी देख रहे हैं। कल से हम अलंकार शुरू कर रहे हैं, कल से 31 जुलाई से हम अलंकार शुरू कर रहे हैं, अलंकार शुरू कर रहे हैं, अलंकार शुरू कर रहे हैं। 31 जुलाई क्या कल से, कल या हाँ मान के चलिए कल से ही शुरू होगा, कल से हम अलंकार शुरू कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः जब य व र में कब होता है? यण संधि में होता है ना। य व र में कहाँ होता है? यण संधि में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? बहुत सरल है, विसर्ग संधि है, मनोविज्ञान। आगे चल रहे हैं, भी तो बहुत है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? बताइए। इसमें ब्रज भाषा है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली, सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात कर रहा है, कौन है? तो यह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में देखेंगे तो आप शब्द जो भी पंक्तियां हैं आपको पढ़ने में मज़ा आती होंगी। खड़ी बोली कर्कश है ना। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ही लगाएंगे, समझ लीजिए। बहुत सोच समझ के बता रहे हैं इस प्रश्न को, बहुत सोच समझ के कई जगह वेरीफाई किए हैं तब जाके इसको बता रहे हैं। चलिए आगे। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? किसका उपन्यास है? पुनर्नवा, पुनर्नवा। अनाम दास का पोथा,
अनाम दास का पोथा तो किसकी कृति है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे चल रहे हैं। वैशाली की नगर बधू, बताइए किसकी कृति है? वैशाली की नगर बधू, वैशाली की नगर बधू बताइए, वैशाली की नगर बधू बताइए। वयम रक्षाम, वयम रक्षाम किसकी रचना है? वयम रक्षाम किसकी रचना है? वयम रक्षाम किसकी रचना है? बताइए। सहाद्री की चट्टानें, सहाद्री की चट्टानें, चट्टानें इसको फिर से लिखते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, 1 मिनट देखिए, फिर से लिख दे रहे हैं। वयम, वयम इम्मा है, वयम रक्षाम, रक्षाम, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम। तो ये किसकी रचना है? वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो ये चतुरसेन शास्त्री की है। सारी रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की है, सारी रचनाएं चतुरसेन शास्त्री की है। 69 नंबर प्रश्न पे 78 नंबर। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए। चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए। अरे इनकी और रचना है। तीन वर्ष है, टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, उपन्यास है ना, टेढ़े मेढ़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। उसके बाद सीधी सच्ची बातें, सीधी सच्ची बातें भी हैं इन्हीं की। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो बताइए। भगवती चरण वर्मा की रचना है। 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े, चित्रलेखा, सब ही नचावत राम गोसाई। तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। तो 78 नंबर हम पहुंच चुके हैं। शारदिया के नाटककार का नाम बताइए। शारदीय किसका नाटक है? बताइए शारदीय किसका नाटक है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। शारदिया, कोणार्क, इस तरह से है ना, कोणार्क, शारदिया, कोणार्क, पहला राजा। तो ये सभी नाटक जगदीश चंद्र माथुर के हैं। आगे चल रहे हैं। एक घंटे से ऊपर क्लास होती है तो खलने लगता है। चलिए 2-4-10 प्रश्न है। अंधा कुआं के रचनाकार, अंधा कुआं के रचनाकार का नाम बताइए। अंधा कुआं किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। आगे चल रहे हैं। भाषा भूषण के रचनाकार का नाम बताइए। भाषा भूषण बहुत सरल है, तो जसवंत सिंह की रचना है। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। चलिए। आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था? मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था ना, वीर गाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था? बताइए। राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, संधि एवं चारण काल कहा था। तो अब जो बच गया क्या हुआ? चारण काल। तो वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? बताइए। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध देखिए गोरखनाथ की ही रचना है। जब भी प्रश्न में आएगा, पूछा जाएगा, तो आपको जल्दी इस तरह के विकल्प आपको देखने को मिले तो गोरखनाथ को ही मारिएगा। कोई विकल्प इसमें से है जो मारने लायक है? अगर तुक्का भी लगा रहे हैं तो गोरखनाथ से ही प्रश्न आएगा, ये समझ के रखिए। मत्स्येंद्र नाथ की कोई रचना नहीं पूछी जाएगी, ना तो जलंधर नाथ के बारे में पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा गोरखनाथ के बारे में ही प्रश्न आएगा। तो आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है, गोरखनाथ की रचना है। आगे चल रहे हैं।
हालात कन्हैया किसकी रचना है? हालात कन्हैया किसकी रचना है? तो यह हमीर खुसरो की रचना है। हमीर खुसरो की रचना है। इनकी और रचनाएं खालिक बारी है, खालिक बारी है, खालिक बारी है, बारी, खालिक बारी है, खालिक बारी है। हालात कन्हैया तो आप जानते हैं। नजराने हिंद, नजरान, नजरान ए हिंद, नजरान ए हिंद, इनकी रचनाएं हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लहरों के राजहंस के नाटककार का नाम बताइए। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? इनका वो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का, आषाढ़ का एक दिन, एक दिन। बताइए, आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे भी है, आधे, आधे अधूरे, आधे अधूरे धा है, आधे अधूरे। तो बताइए लहरों का राजहंस किसका है? तो मोहन राकेश का है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो सारे नाटक उन्हीं का है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है? बताइए किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बहुत बढ़िया रचना है, बताइए किसे नहीं मिला है? बताइए। तो सुरेंद्र वर्मा को नहीं मिला है। मुझे चाँद चाहिए के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुझे चाँद चाहिए, इनकी रचना लिख लीजिए। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जबकि दिनकर, दिनकर, दिनकर को मिला है, दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है ज्ञानपीठ। उर्वशी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला है। उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ मिला है। पंत को चिदम्बरा के लिए, पंत, पंत को चिदम्बरा, चिदम्बरा, चिदम्बरा लिख लीजिएगा, चिदम्बरा के लिए। अज्ञेय को किसके लिए मिला था? बताइए अज्ञेय को किसके लिए मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ मिला था? कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ, बार लिखा है, आप पढ़े हैं अज्ञेय को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार दिखा दें आपको कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी मिला है मुझे चाँद चाहिए के लिए। यह उपन्यास विधा की रचना है, मुझे चाँद चाहिए। आगे चल रहे हैं क्या? तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस सिद्धांत किसका था? रस सिद्धांत बताइए। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है। तो रस मीमांसा किसकी कृति है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आधुनिक काल में रस विवेचन से संबंधित दो ही ग्रंथ केवल बार बार पूछे जाते हैं, एक डॉक्टर नगेंद्र का, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो भी कॉपी आप बना रहे हैं उसके पहले पेज पर लिखिए भाई, पहले पेज पर इसको लिख लीजिए। ये दो रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। रस मीमांसा किसकी है और रस सिद्धांत किसका है? आधुनिक काल में इस तरह से प्रश्न आएगा कि आधुनिक काल में रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ हैं या रचनाकार हैं, तो इस तरह से प्रश्न आएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। कैदी की पत्नी बताइए, कैदी की पत्नी किसकी रचना है? कैदी की पत्नी, कैदी की पत्नी के लेखक कौन है? बताइए कैदी की पत्नी के लेखक। ऑप्शन नंबर बी राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी अन्य प्रकाशित कृतियों की बात करें तो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तें, मूर्तें। ये राम वृक्ष बेनीपुरी की हम बात कर रहे हैं। माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तें। चलिए आगे चल रहे हैं।
हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ की बात कर रहे हैं, बताइए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ बताइए। बताइए। अरे संपादन किसने किया है? तो श्याम सुंदर हो जाएगा, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं होगा। ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखे थे। ये हिंदी शब्द सागर का संपादन किए हैं, संपादित किए हैं, तो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक का नाम बताइए। रुपया तुम्हें खा गया एकांकी किसकी है? बताइए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा भगवती चरण वर्मा की है, रुपया तुम्हें खा गया। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद का करुणालय आप जानते ही, इसमें क्या? तो बहुत सरल है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य करुणालय है, एस जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पे, अभी बहुत प्रश्न है। चिदंबरा के रचनाकार, चिदंबरा के रचनाकार, चिदंबरा किसकी रचना है? बताइए। 1968 में चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ। कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी मिला था। कला और बूढ़ा चाँद के लिए मिला था, जबकि चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ मिला था। तो इसे नोट कर लेंगे। कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बताइए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चिदंबरा किसकी रचना है? अभी बता दिए, पंत की रचना है। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक, रविंद्र कविता कानन के लेखक बताइए। इनकी अन्य रचनाएं हैं, जैसे जूही की कली, जूही की कली। अब पकड़ लीजिए, कली है, जूही की कली, जूही की कली। अब पकड़ लिए होंगे कि और बताएं? सरोज स्मृति। चलिए सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा है। ये सारी रचनाएं निराला की हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, वेला, नए पत्ते, अनामिका, अड़िमा, गीतिका, जूही की कली, तो सरोज स्मृति, तुलसीदास, ये सारी रचनाएं किनकी है? बताइए किसकी है? तो ये सारी रचनाएं निराला की है। तो 85 नंबर में ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निराला। ख़त्म हो गया। तो 8 बजे हमारी क्लास रात्रि में चलती है, जिसमें हम देख रहे हैं काव्यशास्त्र देख रहे हैं। काव्यशास्त्र में आज से हम अलंकार शुरू करेंगे, आज से अलंकार शुरू करेंगे और व्याकरण भी देख रहे हैं। वर्णमाला ख़त्म हो गया है, हम आगे अब देखेंगे जो भी टॉपिक चलेगा। तो यह क्लास पूर्णतः निःशुल्क रहती है। क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करेंगे नहीं, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 70 68 62 0 242। यूट्यूब पे हमारी निःशुल्क क्लासेस कंटेंट की नहीं होती है। 70 68 62 0 242 है, अंत में 242 है। कंटेंट की हम कोई क्लास निःशुल्क आपको नहीं देते। जो भी निःशुल्क क्लास देते हैं वो हम लेक्चर के माध्यम से शाम को देते हैं, 1.5 घंटे आपको। वो क्लास पूरी तरह निःशुल्क रहती है, ईमानदारी से बताते हैं सारी चीज़ों को। पहली बात, हम साहित्य में कोई किसी भी क्लास के लिए पैसा लगाए ही नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। यूट्यूब पे पढ़िए चाहे वहाँ करिए। यूट्यूब पे हम कंटेंट की क्लास नहीं करवाते, जो भी करवाए हैं वो प्राइवेट है। तो क्लास से जुड़ने के लिए 70 68 62 0 242 पे संपर्क करें। जो नए लोग हैं वो इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। बाकी प्रतिदिन हम अलंकार की एक क्लास करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास लंबी हो जाएगी। देखिए 1.5 घंटे की